में 7 नक्सली मारे गए थे। अब तक कुल 8 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। नक्सलियों का शव लेकर लौट रहे जवानों ने 15 किलो का बम भी बरामद किया है। फोर्स को टारगेट करने के लिए नक्सलियों ने ये बम लगाया था। तो कल जो मुठभेड़ हुई थी लगातार वो जारी है। 7 नक्सली कल मार गिराए गए थे, जिसके बाद आज एक और नक्सली को मार गिराया गया है। मारे गए नक्सलियों के शवों को लेकर लौट रहे हैं जवान। 15 किलो का एक बम भी जवानों ने बरामद किया है। इस बम को सुरक्षा बलों की फोर्स को टारगेट करने के लिए लगाया गया था। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो बड़े ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं। नक्सलियों के खात्मे की बात लगातार जिस तरीके से सरकार की तरफ से की जा रही है, लगातार बड़े बड़े ऑपरेशंस प्लान कर नक्सली के खिलाफ चलाए जा रहे हैं और नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि अगले 2 से 3 सालों में नक्सलियों का पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाएगा उन तमाम जगहों पर जहां पर नक्सली सक्रिय रहते हैं, उसी के मद्देनज़र ये कदम उठाया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि अभी सरकार ने नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए का एक प्लान भी निकाला है, जिसके ज़रिए गूगल फॉर्म रिलीज़ किया गया है, QR कोड रिलीज़ किया गया है कि अगर नक्सली सरेंडर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो आगे आएँ, संपर्क करें। और तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से भी जारी हैं कि उन तमाम जो भी उपाय हैं, जो भी कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो उठाए जाएं और उनका सकारात्मक नतीजा भी मिले, रिजल्ट भी मिले, ताकि जो वापस मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं नक्सली वो इस कदम के ज़रिए वापस लौटे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ विकास तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, फिलहाल क्या ताज़ा अपडेट है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक और नक्सली को मार गिराया गया है? देखिए, कल से एक बड़ी मुठभेड़ चल रही है अबूझमाड़ के जंगलों में, जिसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर से संयुक्त फोर्स को मौके पर उतारा गया था। माओवादियों की लगातार पिन पॉइंट लोकेशन मिलने के बाद इस तरह से ऑपरेशन लॉन्च की जा रही है। इस बार भी बड़ी संख्या में जवानों को लॉन्च किया गया था इस ऑपरेशन के तहत में। और कल से लगातार जवान अबूझमाड़ के जंगलों में है और माओवादियों को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम तक जो अपडेट थी उसमें 7 माओवादी मारे गए थे, उनके हथियार रिकवर किए गए थे। लेकिन उसके बाद सबसे पहले यह संभावना जताई गई थी कि जवान वापस लौट आएंगे, लेकिन जवान रात भर जंगलों में ही थे। और जिस तरह से माओवादी अलग अलग जगह छिपने की कोशिश कर रहे थे, तो जवान भी लगातार सर्चिंग करते हुए उसी इलाके में बढ़ रहे थे। और यही वजह है कि ओरछा की तरफ से, जो कि नारायणपुर का इलाका है, उस तरफ से जब फोर्स लगातार माओवादियों के ऊपर दबाव बनाते हुए मुठभेड़ करती हुई आई और अब वो बीजापुर और दंतेवाड़ा के सरहद तक पहुंच गई है। और उस इलाके में भी कुछ ग्रामीणों से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी बताया कि सुबह भी फायरिंग की आवाज उन्होंने सुनी है। और एसपी ने भी, दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि एक और माओवादी का शव आज सुबह बरामद किया गया है, वहां से और एक हथियार भी बरामद किया गया है। हालांकि अभी तक कौन कौन से हथियार बरामद किए गए हैं ये सारी जानकारी फोर्स के वापस लौटने के बाद ही इसका खुलासा होगा। लेकिन यह भी पता चला है कि एक ऑटोमेटिक वेपन भी कुछ रिकवर किए गए हैं। और अगर ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किए गए हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिस माओवादियों की टीम को जवानों ने घेरा है, निश्चित ही तौर पर उस पर बड़े स्तर के भी कोई माओवादी अवश्य रहेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक वेपन उनके पास था। वापस आने के बाद संभवतः आज शाम तक पुलिस इन पूरे मामले से पटाक्षेप करेगी कि जो लोग मारे गए हैं, जो माओवादी मारे गए हैं, उन पर कितने लाख का इनाम था और कितनी बड़ी सफलता जवानों को मिली। सबसे सुखद समाचार ये है पूरे घटनाक्रम में कि जवान पूरी तरह से सुरक्षित है। लगातार कल से पैदल चल रहे हैं पूरी रात जंगल में से, उसके बावजूद जवान अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में जी बिल्कुल सफलता हासिल हो रही है लगातार सुरक्षा बलों के जवानों को। विकास, सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या माना जाए जिस तरीके से सरकार की पहल हो रही है और बहुत तेजी से एक के बाद एक ऑपरेशनों को अंजाम दिया जा रहा है कि नक्सली मुक्त कर दिया जाएगा पूरे इलाके को, पूरे प्रदेश को, कि आने वाले वक्त में इसी तरीके की कुछ और ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया जाएगा? देखिए, निश्चित ही तौर पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी था इस बात को कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है तो चुटकियों में माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार बनी और उसके बाद से देखा जा रहा है कि वही फोर्स है, वही पुलिस है, वही सारी सिस्टम है जो पिछले 5 साल इस तरह के बड़े ऑपरेशन नहीं हो पा रहे थे। लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद पता नहीं कैसे ये फोर्स इतनी ज्यादा और इनके जो सिस्टम अपडेट हो गए कि लगातार माओवादियों पर
बड़े अटैक कर रहे हैं, बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। बीते 5 साल के अगर आप आंकड़े देख लें 2018 से 23-24, तो यही फोर्स थी, सारे सिस्टम में थे, लेकिन सफलताएं नहीं मिल रही थी इतनी बड़े तादाद में, लेकिन अब मिल रही है। तो आने वाले समय में मुझे भी लगता है कि केंद्र सरकार जिस तरह से फोकस करके रख रही है छत्तीसगढ़ में माओवाद को लेकर, निश्चित ही तौर पर आने वाले समय में लगातार बड़े ऑपरेशन किए जाएंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी बीते दिनों बस्तर दौरे में एक नई पहल की थी कि माओवादियों से उन्होंने फिर से आह्वान किया कि बातचीत करने को सरकार तैयार है, अगर आप चाहें तो बातचीत कर सकते हैं, और अगर समर्पण नीति में आपको कोई कमी लगती है तो आप सुझाव दे सकते हैं। सुझाव के लिए उन्होंने ईमेल एड्रेस और बारकोड भी जारी किया। तो सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। विजय शर्मा ने यह भी कहा था कि अभी ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो सरकार केवल अपना 20% का ही एफर्ट लगा रही है। सरकार अभी पूरी तरह से माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में नहीं उतरी है, और वो चाहते भी नहीं, वो भी चाहते हैं कि लोग मारे ना जाएं। वो चाहते हैं कि लोग वापस मुख्य धारा में लौट आएं और उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन ये बात भी तय है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार का फोकस फिर से और तेज हो जाएगा, क्योंकि अभी सरकार चुनाव में भी व्यस्त है। तो ऐसे में ऑपरेशन पे पूरी नजर नहीं रख पा रही, लेकिन चुनाव के बाद फिर से माओवादियों के लिए और बड़े बड़े ऑपरेशन हो सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार लॉन्च करेगी। तो आगे आने वाले वक्त में और ऑपरेशन संभव है कि इसी तरीके से जारी रहे और अंजाम भी दिया जाए। विकास, सवाल ये भी है, जिस तरीके से माओवादियों के खिलाफ पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा बल के जवान हों और सरकार की जो तमाम नीतियां आपने बताया, और जिस तरीके से एक अलग प्लान निकाला गया है कि गूगल फॉर्म एक जारी किया गया है मुख्य धारा में लौटने के लिए, अगर नक्सली तैयार हैं, आना चाहते हैं, बाकायदा बातचीत की भी पेशकश बहुत पहले रखी गई थी अगर आप बात करना चाहते हैं। लेकिन सवाल तब ये भी उठा था और अक्सर वक्त वक्त पर उठते रहे हैं विकास, कि ये आरोप लगे थे, हालांकि अभी कि सिर्फ कहा भर जाता है कि बात करने के लिए तैयार हैं और हम मुख्य धारा में लौट सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन असल में तस्वीर कुछ और है, उनको वो दिशा नहीं मिलती। अब इस फॉर्म को ही ले लीजिए, क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि नक्सलियों को क्या इसमें दिक्कत नहीं आएगी? कौन किसके पास क्यूआर कोड को आगे ऑपरेट करने का सिस्टम उसको पता होगा, या फिर गूगल फॉर्म को किस तरीके से डाउनलोड किया जाएगा? ये तमाम तरीके की इसको भी लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं जो पेशकश की गई है सरकार की तरफ से। क्या आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल, अगर हम इसको जानना चाहें आपसे, क्योंकि देखिए आप ये बहुत करीब से आप इन मामलों को कवर करते रहे, नक्सलियों से किस तरीके का उनका रहन सहन होता है, किस बहुत से अनपढ़ भी होते हैं, पहली कक्षा तक नहीं पढ़े होते हैं, तो संभव हो पाएगा क्या सबके लिए ये? कल बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और कल इसी सारे सवालों को लेकर हमने एलजीएस कमांडर रह चुके हैं बदरन्ना, उनसे हमने बातचीत की एनडीटीवी के उसमें, और हमसे दिखाया भी दर्शकों को। बदरन्ना जो कि अनपढ़ थे और वो भी कई लंबे समय तक माओवादी संगठन में थे। सन 2000 में उन्होंने समर्पण किया। उस समय तो छत्तीसगढ़ में समर्पण नीति तक नहीं बनी थी जी। 8 साल उन्होंने लड़ाई की और उसके बाद वो 8 साल के बाद उन्हें नौकरी मिली और समर्पण नीति का लाभ भी मिला। बदरन्ना ने भी इस बात पे सहमति जताई है। हमें ऐसा लगता है कि जंगल में जो भटकते हैं माओवादी वो अनपढ़ होते हैं, बात सही है, लेकिन जब वो संगठन में जुड़ते हैं तब उन्हें पढ़ाया भी जाता है और ऐसे जो नए नए गैजेट हैं उनके बारे में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि जंगल माओवादी क्या क्यूआर कोड खोल पाएंगे या नहीं। तो इस बात से तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि माओवादी आज पूरे अपडेट वर्जन के गैजेट यूज करते हैं और उन्हें सारी चीजें यूज करनी आती है। लेकिन दूसरा जो तकनीकी मामला है कि अगर माओवादी क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और अगर अपने फॉर्म भरेंगे तो उनके लोकेशन भी ट्रैक करेंगे। जी विकास, और पहले भी हमने भी विजय शर्मा जो गृह मंत्री आए हुए थे जगदलपुर में, तो चर्चा के दौरान मैंने भी इस बात को कहा था कि पुराना जो इतिहास रहा है माओवादी और सरकार के बीच बातचीत को लेकर, माओवादियों के अनुभव अच्छे नहीं रहे, तो पुराना अनुभव को लेकर भी माओवादी ये विचार करेंगे कि क्या पुरानी की तरह दोबारा फिर से कहीं उन्हें ट्रैप में तो नहीं फंसाया जा रहा। जी विकास, जी विकास, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ताजा अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।